हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से पढ़ रहे थे और हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू किए थे भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले थे। जैसे कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, संसाधनों के प्रकार तक पढ़ चुके थे। संसाधनों के प्रकार में हम देखे थे उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर देख चुके थे और विकास के स्तर पर भी देख चुके थे। आज संसाधन नियोजन भी हम लोग देख लिए थे। आज हम लोगों को देखना था भारत में संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन तो देख लिए थे, लेकिन अब हम लोगों को देखना है भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं। इन सोपानों के सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। तो बेसिकली संसाधन नियोजन क्या है, मतलब कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना, उसका क्या प्लानिंग होना चाहिए, उसी को कहते हैं संसाधन नियोजन। तो वह बताया जा रहा है कि एक जटिल प्रक्रिया है और इसको एक सही तरीके से इसको करना ज़रूरी है ताकि उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। तो देखते हैं, संसाधन नियोजन के सोपान को निम्नलिखित रूपों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला सोपान क्या? सोपान मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है। तो पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए, फिर दूसरी क्या, फिर तीसरी क्या, इस तरीके से देखेंगे। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना, यानी किस देश के विभिन्न प्रदेशों यानी कि किस राज्य में कौन सा संसाधन है, इसका पहचान करना, सर्वेक्षण करना, ठीक है। सर्वेक्षणोपरांत यानी सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना। तो एक बार जब सर्वेक्षण हो जाए कि किस प्रदेश में मतलब कौन कौन सा संसाधन है, उसके बाद मानचित्र तैयार करना कि कहाँ पर कौन सा संसाधन है, उसकी कितनी मतलब वह कितना गुणात्मक है और उसकी कितनी मात्रा है, यह भी मापना, ठीक है। तो दूसरा सीढ़ी क्या हो गया? पहला हो गया कि हम लोगों को सर्वेक्षण करना है। दूसरा सीढ़ी क्या हुआ? मानचित्र तैयार करना है। तीसरा क्या है? संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। हम लोग पहले भी देखिए पढ़ चुके हैं कि संसाधन मतलब कोई खनिज पदार्थ होने से नहीं होगा, उस संसाधन के को उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी भी होना चाहिए, ठीक है। कौशल होना चाहिए, संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना, मतलब कि उसके लिए कौन सा प्रौद्योगिकी, कौन सा टेक्नोलॉजी लगेगा, उसके लिए कौन सा स्किल लगेगा, वह सब भी हम लोगों को तैयार करना। राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। उसके बाद चौथा सीढ़ी क्या है कि हमारा जो राष्ट्र विकास की जो योजना है और संसाधन विकास योजना है, दोनों के मध्य एक कोऑर्डिनेशन बनाने का कोशिश करना। तो पहला सीढ़ी क्या था? पहले सब जगह से आप सर्वेक्षण कीजिए कि कौन सी जगह में कहाँ पर कौन सा संसाधन मिल रहा है। उसके बाद मानचित्र तैयार कीजिए, फिर वहाँ से उस चीज़ को निकालने के लिए या उसका उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल की रूपरेखा तैयार कीजिए, और फिर हमारा जो राष्ट्रीय विकास योजना है और संसाधन विकास योजना है, दोनों के मध्य कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करिए। तो ये 4 सीढ़ी है हम लोगों का। तो ये हम लोग देख लिए। अब देखते हैं, हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने में प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयासरत है। तो यह हम लोग यह जो था हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही शुरू हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चला, उस समय से ही शुरू हो गया था, यानी 1951 से जो 56 तक जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था, तो उसी समय से हम लोग संसाधनों का नियोजन किस तरीके से करना है उसके बारे में हम लोग सोचने लगे थे। किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है, किंतु प्रौद्योगिकी एवं संसाधनों में वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। तो
किंतु प्रौद्योगिकी एवं संसाधन में वांछित परिवर्तन के अभाव से केवल तो देखिए केवल संसाधन हो जाने से विकास संभव नहीं है। ज़रूरी है कि उसके लिए सही टेक्नोलॉजी हो, संस्थान हो, ये सब चीज़ भी ज़रूरी है। आज हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ संसाधन की प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में इसकी गणना की जाती है। ठीक है, यानी कि संसाधन बहुत है उसके पास, लेकिन इसके बावजूद भी वह पिछड़े राज्य है। तो जाहिर सी बात है कि प्रौद्योगिकी सही नहीं है, या उसके लिए उसको उपयोग करने का तरीका हमको नहीं आता है, उसको मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे राज्य हैं जो संसाधन के अभाव में भी आर्थिक रूप से विकसित है। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास की संसाधन कम है, संसाधन नहीं है, इसके बावजूद भी वह आर्थिक रूप से विकसित है। जैसे हम लोग देश के मामले में भी देखे थे कि जापान के पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन जो भी है उसको वह मानव संसाधन उसका ठीक से उपयोग किया जा रहा है, मानव संसाधन मानव वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा, इसलिए बहुत अच्छे से उसका मतलब वह देश विकसित हो रहा है। तो उसी तरह हमारे देश में भी कोई राज्य जो है उसके पास बहुत सारा संसाधन होने के बावजूद भी वह पिछड़ा राज्य है, और किसी के पास ना होने के बावजूद भी या कम होने के बावजूद भी वह आर्थिक रूप से विकसित है। अब देखते हैं संसाधनों का संरक्षण। तो आपको यहाँ जो रेड कलर में लिखा हुआ है जो टॉपिक है वो आपको हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो, तो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर है संसाधनों का संरक्षण। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। तो यहाँ संसाधनों का संरक्षण करने का बात किया जा रहा है, यानी कि किस तरीके से हम लोग संसाधनों को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, और उसका प्लानिंग करके जो उपयोग करेंगे वही होता है संसाधनों का संरक्षण। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक हैं। तो महात्मा गांधी के विचार क्या हैं? देखिए, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो यह गांधी जी का कथन है, आप इसको याद रखिएगा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप पेटी भरना चाहते हैं, पेटी मतलब अगर आप अपना जमा करके चीज़ों को रखना चाहते हैं, या आप अपनी आवश्यकता से बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कुछ भी नहीं। अगर आप अपनी आवश्यकता अनुसार यूज़ करें तो उसके लिए बहुत कुछ है। पर बहुत लोग होते हैं कि जो संसाधनों को जमा करके रखना पसंद करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि पेटी भरने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो यह याद रखिएगा, यह महात्मा गांधी जी का कथन था। यहाँ थोड़ा सा उसके बाद आगे देखते हैं, मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान। तो याद रखिएगा कि नर्मदा बचाओ अभियान किसका है? मेधा पाटेकर का है। ठीक है। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन आप लोग जानते होंगे। वह पेड़ को कोई अगर काटने जाता था तो सब लोग क्या करते थे? पेड़ के साथ चिपक जाते थे और वह काटने नहीं देते थे। तो मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन और सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन एवं संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। तो इन सब का नाम याद रखिएगा। इन लोगों ने संसाधनों को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ अभियान है, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर। तो ये तो हो सकता है मेधा पाटेकर और सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आप लोग पहले भी सुने होंगे, लेकिन संदीप पांडे जो है इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, या बुक है तो उसमें रेड पेन से मार्क कर लीजिए। संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार करना। ठीक है। इसमें देखिए एक पिंक डब्बा दिया हुआ है, वह क्रियाकलाप है, यानी कि उसमें आपको बताया गया है कि आपको कुछ कुछ काम करने के लिए बताया गया है, वो आपको करना है। तो वो अगर आपको करना है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, गांधी जी
जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का स्वार्थ और लालची प्रवृत्ति तथा आधुनिक तकनीक की शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन के तीव्रतम ह्रास के लिए मजबूर कर देता है। तो गांधी जी का क्या कहना था कि आजकल जो लोगों का मतलब कि बहुत ज़्यादा संसाधन को संचय करके, मतलब जो लालची प्रवृत्ति है लोगों का, और जो आजकल जो तकनीक आया है, आधुनिक तकनीक, उससे संसाधनों का बहुत ज़्यादा ह्रास हो रहा है, बहुत तेज़ी से ह्रास हो रहा है। गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। तो गांधी जी जो थे वो आप जानते हैं कि वह चाहते थे कि कैसा हो, लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते थे, ना कि मशीनों का वह विरोध करते थे। वे बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के समर्थक थे, जिससे एक बड़ी आबादी को बेरोजगारी जैसे सामाजिक कोड से बचाया जा सकता है। वह चाहते थे कि अगर मशीन कोई काम कर रहा है तो वो फटाफट और बहुत जल्दी काम कर लेगा, और वह मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को उससे होगा क्या, जो कारखाना खुलेगा और लोगों को, एक आदमी के पास बहुत पैसा होगा, वह पूंजीपति आदमी होगा, और वह बाकी लोगों का शोषण करता रहेगा। तो इससे क्या होता है, जब आप लघु उद्योग या कुटीर उद्योग बढ़ाते हैं तो उससे होता क्या है कि बहुत बड़ी आबादी को रोज़गार मिल जाता है। उनका मानना था कि इस प्रक्रिया में श्रमिकों में कार्य दक्षता के विकास में वृद्धि होगी और संसाधनों के विदोहन पर भी विराम लग सकेगा। अब देखिए, जब जैसे कपड़ा मिल की ही बात कर लें, तो कपड़ा मिल में क्या होता था, या कोई भी इस तरह का कारखाना ले लीजिए, उसमें जब मशीन से कार्य होता है तो वह बहुत तेज़ी से होता है और बहुत सस्ते दामों में लोगों को उपलब्ध हो जाता है। तो जैसे कपड़ा ही ले लीजिए, तो कपड़ा में क्या है कि अब इतना आराम से लोगों को आज के टाइम में देख लीजिए, बहुत कम दाम में और बहुत आसानी से कपड़ा मिल जाता है कि लोग एक ही आदमी पता नहीं कितने कितने कपड़े खरीद कर रखे हुए हैं। लेकिन जब श्रमिक, मतलब कि जब उसको कुटीर उद्योग में छोटे मशीन के द्वारा बनाया जाता है तो उसमें समय लगता है और उसका दाम बढ़ जाता है। दाम बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि ज़्यादा लोग नहीं खरीद सकते हैं, मतलब एक ही आदमी बहुत सारा कपड़ा नहीं खरीद सकता है। इससे संसाधनों का विदोहन नहीं होता है। बहुत ज़्यादा कपड़ा खरीदने से तो कुछ होना है नहीं, संसाधनों का दोहन ही हो रहा है केवल। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम में इसकी वकालत की थी। तो जो संसाधन का संरक्षण है उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुआ। तो सबसे पहले कब सम्मेलन हुआ था? 1968 में हुआ था। क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। तो एक तो हम लोगों को याद रखना है, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी, और 1974 में सुमशेर के की पुस्तक थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, इसमें भी गांधी जी के विचार को ही प्रकाशित किया था। बंटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुई। इसमें सतत विकास की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया था। इस रिपोर्ट के बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से दस्तावेज प्रकाशित किया गया। तो यह जो बंटलैंड आयोग जो था वह 1987 में संसाधन संरक्षण को लेकर एक प्रतिवेदन पेश किया, और वह बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास पर जोर दिया था। ठीक है, और उसने एक रिपोर्ट भी प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। उसके बाद रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इस संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास था। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन किया गया,
उसके बाद पुनः 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन संसाधन संरक्षण की दिशा में विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास है। तो हम लोग यहाँ पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या विश्व में क्या किया गया उसके बारे में पढ़े। तो सबसे पहले जो था वो क्लब ऑफ रोम यानी कि 1968 ने क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की। 1974 में सुमशेर ने स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया। उसके बाद बंटलैंड आयोग जो कि 1987 में जिसने एक रिपोर्ट दिया जिसका शीर्षक था हमारा साझा भविष्य या आवर कॉमन फ्यूचर। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में, 1997 में और 2002 में। ठीक है, तो एक तो रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, उसके बाद न्यूयॉर्क में हुआ और उसके बाद जोहान्सबर्ग में हुआ। ठीक है, तो यह तीनों याद रखिएगा कि पहला रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में, उसके बाद न्यूयॉर्क में और उसके बाद जोहान्सबर्ग में। तो यह तीन हुआ था 1992, 1997 और 2002 में। तो यह पूरा जो पैराग्राफ है इसमें बहुत कुछ याद रखने जैसा चीज़ है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब ये जो ग्रीन बॉक्स है इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो यह याद रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक जो विश्व स्तर का एक सम्मेलन हुआ था वह स्टॉकहोम सम्मेलन था 1972। उसके बाद से ही 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। तो यह जो पूरा पैराग्राफ आपको दिख रहा है, चाहे वह बॉक्स हो या बॉक्स के बाद वाला चीज़ हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा डेट सहित। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग आपको बता दें कि यह जो पूरा चैप्टर है 126 पेज का है। तो यह देख के तो बहुत लंबा लगता है कि 126 पेज हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो हम लोग रोज़ आधे घंटे पढ़ के मतलब कि आधे घंटे का, लगभग आधे घंटे का एक वीडियो होगा और उसको हम लोग समझते जाएंगे और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होगा वो हम आपको बता देंगे, उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बाकी तो समझने वाला चीज़ है, समझ लीजिएगा, वो हम समझा रहे हैं। सतत विकास की अवधारणा। संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। सतत विकास की अवधारणा। तो अब हम लोग देखते हैं कि यह सतत विकास क्या होता है। यह सतत विकास की अवधारणा किसने दिया था? यहाँ देखिए लिखा हुआ है किसने, बंटलैंड के आयोग जो 1987 में जो प्रतिवेदन दिया था उसने यह सतत विकास की संकल्पना के साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया था। तो हम लोग देखते हैं सतत विकास की अवधारणा क्या है। संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों की सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई। तो संसाधन हमारे पास हमारी प्रकृति ने हमको दिया है और इसका अगर हम लोग अंधाधुंध दोहन करेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होगी। आगे देखते हैं। व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। तो जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि पेट भरने के लिए तो है हमारे पास, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो लोग बहुत लालची हैं और वो पेटी भरने का कोशिश करते रहते हैं, जिसके कारण संसाधनों का बहुत तेज़ी से दोहन हो रहा है। संसाधनों का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथ में आने से समाज 2 स्पष्ट भागों में बट गया है, संपन्न और विपन्न। तो देखिए संसाधनों का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथ में, मतलब देखिए एक व्यक्ति ऐसा है जो संसाधन से संपन्न है और दूसरा व्यक्ति कैसा है, संसाधन से विपन्न है। विपन्न मतलब उसके पास संसाधन नहीं है। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया, जिससे विश्व पारिस्थितिकी में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा,
असमय ऋतु परिवर्तन जैसे पारिस्थितिकी संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश के आगोश में समा जाएगा। तो देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे देश भी हैं जो संसाधनों का बहुत ज़्यादा विदोहन कर रहे हैं, बहुत तीव्रता से दोहन कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, मतलब कुछ जो विकसित देश हैं उन लोगों ने अपने आप को विकसित करने के लिए, जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अगर विकसित किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब किसी न किसी रूप में संसाधन का दोहन किया गया है। तो किसी देश ने, अब देखिए अमेरिका या यूरोप के जितने भी देश हैं उसको आप देख लीजिए तो वह एकदम विकसित देश है और उसने पर्यावरण का बहुत ज़्यादा दोहन किया है। बाकी जो एशिया के कुछ देश है या अफ्रीका के देश हैं उनको देख लीजिए, वह संसाधनों में संपन्न नहीं है, मतलब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा विकास नहीं किया है, लेकिन उनको भी पर्यावरण की मार झेलनी पड़ेगी इन लोगों के कारण, जो विकसित देश है। उपरोक्त परिस्थिति से निजात पाने एवं विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। मतलब कि कह रहा है कि विश्व में शांति रखने के लिए ज़रूरी है कि संसाधनों का न्याय संगत तरीके से बंटवारा हो, कि किसको कितना क्या यूज करना है। दूसरे शब्दों में संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। नियोजित उपयोग मतलब संसाधनों का एक प्लानिंग के थ्रू यूज़ करें, ना कि जितना मन मर्जी हो, जैसे मन करे वैसे कर लें। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनज़र वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विशेषकर उसको कहते हैं जिसमें हम लोग वर्तमान विकास को, मतलब अभी जो विकास चल रहा है उसको कायम रखते हुए आगे की चीज़ों को भी हम, आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए विकास को कायम रखें। इसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ये कुछ स्मरणीय, चैप्टर नहीं ख़त्म हो गया, ये पॉइंट ख़त्म हो गया। मतलब इसमें बहुत सारा पार्ट है, ठीक है, खंड है जिसको कहते हैं, ये का खंड था, ये ख़त्म हो गया है। और इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य है, यानी कि कुछ याद रखने वाले तथ्य। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में किया गया, जिसमें विकसित और विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण और जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया। तो हम लोग देखे थे पृथ्वी सम्मेलन, 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो इसमें प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसके बारे में लिखा हुआ है कि यह 3 से लेकर 14 जून 1992 को हुआ था और इसमें 178 देशों ने भाग लिया था, 178 देशों के प्रतिनिधि ने, ठीक है। और इसमें किस चीज़ पर बात किया गया था? वन संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता कार्यक्रम 21, उसी को एजेंडा 21 भी कहते हैं, ठीक है, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। अब देखिए कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21 क्या था, जो अभी हम लोग पढ़े थे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, वही देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास UNCED के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया है। इसे एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए तथा इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। तो एजेंडा 21 बेसिकली क्या है? यह जो पर्यावरण को क्षति हो रहा है उसको ठीक करने के लिए एक 800 पेज का एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम दिया हुआ है, ठीक है। और उस 21 कार्यक्रम को पूरा करने के लिए एक विश्व पर्यावरण कोष बनाया गया है, ठीक है। तो यही है एजेंडा 21। आगे हम लोग देखते हैं
द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था 23 से 27 जून 1997। ठीक है, 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। तो यह जो उससे पहले वाला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसी का मूल्यांकन के लिए कि हम लोग जो तय किए थे वह सही से हो रहा है कि नहीं, फिर से 5 साल बाद बैठक हुआ जिसको द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। और यह 23 से 27 जून तक 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, यह सम्मेलन। इसको +5 भी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 5 साल बाद हुआ था। पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसके 5 साल बाद हुआ था। तो डेट ऐसे याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन टाइम याद रखिए, मतलब कि ईयर याद रखिएगा 1997 और न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, और इसे +5 भी कहते हैं। अब देखते हैं क्योटो सम्मेलन है। ठीक है, क्योटो एक शहर का नाम है, उसी के बारे में लिखा हुआ है। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुए थे जिसमें 159 देशों ने भाग लिया था। अब जैसे कि पृथ्वी सम्मेलन जिस तरीके से था उसी तरह से जापान का एक शहर है क्योटो, वहीं पर 1997 में पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उससे बचने के लिए क्योटो सम्मेलन हुआ था जिसमें 159 देश भाग लिए थे। इसमें 6 गैस, अब जो 6 गैस है जैसे CO2, मीथेन, N2O, CFC, पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये 6 जो गैस है इसको ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। यानी कि इसमें क्या किया गया, 6 गैस जो है उसको चुना गया और बताया गया कि ये जो 6 गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है और इसकी कटौती की जानी चाहिए। जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8% संयुक्त राज्य अमेरिका, 7% जापान, 6% की कटौती पर 8% संयुक्त राज्य अमेरिका, 7%। जहां यूरोपीय संघ सॉरी थोड़ा गलत पढ़ दी, इसमें बताया भी गया था कौन कौन कितना कितना कटौती करेगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। तो यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ मतलब लगभग यूरोप का 20 देश जो आता है उसको आप ले सकते हैं। तो यूरोपीय संघ का बताया गया था कि तुम लोग 8% कम उत्सर्जित करोगे ग्रीन हाउस गैस को। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को बोला गया कि तुम 7% कम करोगे, कटौती करोगे। जापान को 6%। यह सब कटौती पर सहमत हुए थे कि हम, यूरोपीय संघ ने बताया था कि हम 8% कम करेंगे, अमेरिका ने बताया कि हम 7% कम करेंगे, जापान ने बताया कि हम 6% कम करेंगे। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार माना जाता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो इससे पहले देखिए, जब क्योटो सम्मेलन तो 1997 में हुआ, इससे पहले एक मॉन्ट्रियल सम्मेलन भी हो चुका था, मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में। तो उसी के 10 साल बाद क्योटो सम्मेलन किया गया और इसको मॉन्ट्रियल सम्मेलन का ही विस्तार माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन देख लिए थे, तो तृतीय कब हुआ था? 2002 में हुआ था। तो इसका आयोजन 10 वर्ष के बाद यानी प्रथम सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, उसके 10 वर्ष बाद हुआ था। ठीक है, यानी कि दूसरा वाला के 5 वर्ष बाद और पहला वाला के 10 वर्ष बाद। 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों ने लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो इसका कोई परिणाम नहीं निकल सका था, लेकिन 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये देखिए, ये खंड जो है हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। इसमें थोड़ा कुछ पॉइंट भी है, इसको MCQ प्रश्न है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, पूछा जा रहा है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा क्या है? वह तो पुनः पूर्ति योगी होगा, मानवकृत नहीं, अजैव नहीं, अचक्रीय नहीं। तो पुनः पूर्ति योगी यानी बार बार उसकी पूर्ति की जा सकती है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो यह 200 नॉटिकल मील जो है
वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, इसमें नॉटिकल मील दे दिया है, नॉटिकल मील नहीं देना चाहिए, किलोमीटर ही देना चाहिए, या मतलब दोनों जगह थोड़ा अलग दे दिया है, तो नॉटिकल मील नहीं होना चाहिए, 200 किलोमीटर होना चाहिए। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधनों के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं, संसाधन के अनियोजित दोहन से। ठीक है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो यह शायद यह जो पूछा जा रहा है 12.2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको राष्ट्रीय संपदा कहते हैं, और उसके 200 किलोमीटर जो है वह क्या है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, और 12.2 किलोमीटर तक कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा राष्ट्रीय संपदा, मतलब इतना में राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो यह हम लोग यह खंड जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट खंड पढ़ेंगे। नेक्स्ट खंड तो नहीं है, लेकिन इसमें जो भी है ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, प्राकृतिक संसाधन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत भूमि संसाधन होगा और भी बहुत सारा चीज़ होगा। देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।